हेलो फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, या जिसको हम बहुत कॉमनली नक्सलिज्म, माओइज्म ये सब भी बोलते हैं। तो बिफोर गिविंग यू द नोट्स, लेट मी फर्स्ट टेल यू कि हाउ वी विल अप्रोच दिस क्लास. आई विल एक्सप्लेन यू सम थिंग्स एंड देन आई विल ऑल्सो jot down some points with you which you can also jot down, or I can provide you this PDF जहाँ पे भी मैं अभी लिखूंगा, so you can use it as your notes. Preferably आप खुद अपने notes बनाएं तो ज़्यादा better रहेगा. Now let us jump into the topic of this left wing extremism. So left wing extremism को समझने से पहले समझते हैं कि ये फिनोमेना, ये कंसेप्ट है क्या और ये कैसे वर्क कर रहा है. So the issue was mainly with the tribals. होता क्या है कि इंडिपेंडेंस से पहले व्हेन व्हेन देयर वर द ब्रिटिशर्स से तो सभी परेशान थे. इन्होंने सबके साथ इनजस्टिस किया, तो इन्होंने इनजस्टिस ट्राइबल्स के साथ भी किया. ज़मींदारी का इशू था, ट्राइबल्स को सब कुछ ट्राइबल्स का ठीक था अनलेस एंड अनटिल ट्राइबल्स अपने जंगल में रहते थे, अपने फॉरेस्ट के प्रोड्यूस से दे यूज टू रन देयर इकोनॉमी एंड देयर लाइवलीहुड, and they also used to live in with harmony with the nature and sustain the ecosystem. हुआ क्या, ब्रिटिशर्स आए. ब्रिटिशर्स को चाहिए था टिम्बर. टिम्बर मिलता फॉरेस्ट में, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने करना स्टार्ट किया फॉरेस्ट से ट्राइबल्स को डिस्प्लेस. तो ये इशू हुआ. अब ये इशू तो था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, बट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का फिनोमिना है. तो व्हाट ट्राइबल्स वर एक्सपेक्टिंग कि यार ब्रिटिशर्स गए हैं, नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज देयर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो अनजस्टिस नहीं करेगी जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया है. तो व्हाट वर दे एक्सपेक्टिंग, दे वर एक्सपेक्टिंग कि यार हमारा डेवलपमेंट होगा, वी विल नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम आवर लैंड्स, हमें फॉरेस्ट से नहीं बाहर भगाया जाएगा. यही सब वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. दीज वर द थिंग्स विच दे वर एक्सपेक्टिंग. But what happened was actually just opposite of this, and that is what was the issue why left wing extremism came into existence. अब just to give you some points, आप खुद सोच के देखो ट्राइबल्स के साथ क्या इशू हुआ होगा ऐसा कि they were so much frustrated, they were so much devastated कि they have to pick up weapons. ऐसा क्या हो गया होगा. फर्स्टली दिस इज नॉट जस्ट अ डेवलपमेंट इशू तो है ही है. तो एक चीज तो ये है कि भाई ट्राइबल्स वर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट जो उन्हें नहीं मिला. देन सेकंड, जो उनका लैंड था ट्राइबल्स का, तीन ही चीज थी, एक जमीन, जल, जंगल और जमीन. इन तीन चीजों पे उनका फोकस था. सो दे डिडंट गेट द लैंड. अब लैंड, क्योंकि लैंड के साथ क्या इशू हुआ अभी वो भी बताता हूँ. लैंड के साथ इशू ये हुआ कि जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली, व्हाट वी डिड फर्स्ट, सबसे पहला हमने स्टार्ट किया लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम, लैंड रिफॉर्म्स लाए हम. अब बहुत सारी ऐसी लैंड्स थी जो ट्राइबल्स की थी, बट दे वर हैविंग इमेंस रिसोर्सेज. मान लो दिस इज योर वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ये वाला पार्ट ये ट्राइबल लैंड है, बट इसके अंदर इसी के नीचे यू नो देयर इज इमेंस रिसोर्स पोटेंशियल, बहुत रिसोर्स है. ट्राइबल्स तो उसको यूटिलाइज कर नहीं रहे हैं. तो एक काम करते हैं, ये लैंड ट्राइबल से ले लेते हैं, एक इंडस्ट्री को दे देते हैं या गवर्नमेंट ले लेगी और वो मिनरल्स या रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर लेगी ताकि वो काम आए. तो इनसे लैंड भी कायदे से, इनकी लैंड की प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी. दे वर एक्सपेक्टिंग कि ये जमींदार वमींदार वाला सिस्टम जाएगा एंड लैंड टू द टिलर वाला कॉन्सेप्ट जो है ट्राइबल्स का, कि लैंड टिलर को मिलना चाहिए, टिलर का होना चाहिए उस पर पूरा हक, तो वो होगा. बट हुआ क्या, इसका जस्ट अपोजिट हो गया. सॉरी, इसका जस्ट अपोजिट हो गया. देन थर्ड थिंग ये थी कि व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग कि यार अब हमें फॉरेस्ट से कोई डिस्प्लेस नहीं करेगा, बट ये डिस्प्लेसमेंट भी हुआ. सो दिस ऑल्सो वॉज अ इशू. ये आई एम टेलिंग यू इट इज नॉट जस्ट अ, it's not just a developmental issue, it has multiple aspects, and यही सब की वजह से there will be the rise of left wing extremism. तो
अभी हमने थर्ड पॉइंट डिस्कस किया कि डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ये डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या हुआ, अब इनका डिस्प्लेसमेंट हो गया है, लैंड जा रही है, फॉरेस्ट में नहीं रहने दे रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये लीगल सिस्टम्स को अप्रोच करेंगे कि इनको जस्टिस मिले। अब लीगल सिस्टम में ये जा रहे हैं तो लीगल सिस्टम में ये देख रहे हैं कि एक तो लीगल सिस्टम एक्सपेंसिव है इनके लिए, देन लीगल सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिले है, इनको वहां से जस्टिस मिल नहीं रहा है, तो एक इशू ये हो गया। देन फॉरेस्ट पॉलिसी, जो इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी थी, जो एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स ने 1927 में पॉलिसी बनाई थी, उसकी जो रॉन्ग्स थे वो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1980s उस तक थे। 2006 में व्हेन वी गॉट दिस एफआरए एक्ट, तब ये चीज़ें करेक्ट हुई हैं। तो फॉरेस्ट पॉलिसी ने भी उनके साथ एक तरीके से इनजस्टिस कर दिया। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई थी, इंडिपेंडेंट इंडिया था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन में यू हैड दिस आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका फंडामेंटल राइट था कि आपसे कोई फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकता, बट ट्राइबल से करवा रहे थे। करिंजर करके एक जगह है, वहां पे इन 1989 एक इंसिडेंस हुआ था, अभी वो बताऊंगा। फोर्स लेबर बहुत ज्यादा हो रहा था वहां पे, एंड नो वन वाज डूइंग एनीथिंग। देन ऑब्वियसली एजुकेशन तो इन तक पहुंच नहीं रही है, इकोनॉमी तो क्या ही ग्रो करेगी इस हाल में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने आर्टिकल 15 डाला कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने ट्राइबल्स के लिए SC ST एट्रोसिटीज एक्ट बनाया कि भाई इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट स्टिल ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन उसका कुछ हो ही नहीं रहा था। दे वर स्टिल बीइंग they were still being the victims of discrimination। अब अब आप खुद सोचो, दिस इज अ ट्राइबल गाय, इसकी लैंड इससे ले ली है, इसको डेवलपमेंट मिल नहीं रहा है, इसको इसके घर से डिस्प्लेस कर दिया है, जस्टिस मांगने जाता है तो वहाँ पे डिले है, ठीक है। फॉरेस्ट पॉलिसी इसके फेवर में नहीं है, फोर्स लेबर इस इंसान को करना पड़ रहा है, एजुकेशन इसके पास नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ इसके पास नहीं है, एंड देन अबव ऑल दिस इसको हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन, इसके साथ किया जा रहा है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन फाइट करने के लिए, basically to fight the discrimination, to fight the displacement, to fight the development inequality, to fight the forced labor, ये भाई साहब जाते हैं जस्टिस लेने। सो ही अप्रोचेस जस्टिस के लिए, ही अप्रोचेस द स्टेट। स्टेट में यू कैन कंसिडर द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, सब स्टेट का पार्ट है। सो ये जाते हैं स्टेट के पास कि भैया मुझे जस्टिस दो, ये मर जाते हैं, इनके बच्चे जाते हैं स्टेट के पास, पर मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ कि सालों साल तक, इनको तो छोड़ो, इनके बच्चों तक को जस्टिस नहीं मिलता। ये आदमी अपनी पूरी जीवन जस्टिस की गुहार लगाते लगाते मर गया, इसका बच्चा अब इसके लिए भी और अपने लिए भी जस्टिस की लगा रहा है, ये भी मर जाएगा, इसका बच्चा भी चक्कर काटता रहेगा एंड किसी को जस्टिस मिलेगा नहीं। इस सिचुएशन में सपोज, अब मैं बताता हूँ ये कालंजर वाला इंसिडेंस। कालंजर इज अ प्लेस, यहाँ पे क्या होता है, अराउंड 1989 1990 के आसपास फोर्स लेबर हो रहा है, ठीक है। अब फोर्स लेबर हो रहा था तो उसको गवर्नमेंट नहीं स्टॉप कर पा रही है, तो क्या होता है, एक वायलेंट ग्रुप आता है गन्स लेके, ऐसे गन बना दे रहा हूँ, वो तो बड़ी बड़ी गन लाते हैं AK-47 वगैरह, गन्स लेके आते हैं। जो भी लोग फोर्स लेबर करवा रहे थे, जितने भी लोग इन्वॉल्व थे ये फोर्स लेबर को करवाने में, ये आते हैं, इन सबको गोली मार देते हैं। नाउ एनी इंडस्ट्रियलिस्ट जो वहाँ पे आके इंडस्ट्री लगा रहा है और उसमें फोर्स लेबर करवा रहा है, ये लोग आ रहे हैं, दिस ग्रुप ऑफ पीपल, द वायलेंट प्रोटेस्टर्स, इनको मार के ख़त्म करके जा रहे हैं। इससे क्या हुआ, ये जो ट्राइबल था, इस ट्राइबल को रखना एट द सेंटर ऑफ द स्टोरी। ये जो ट्राइबल था, इसके साथ हो रहा था फोर्स लेबर, उसको क्या कर दिया, इस इंसान ने आके एलिमिनेट कर दिया। तो ही बेसिकली हैज़ प्रोवाइडेड अ शील्ड टू दिस ट्राइबल अगेंस्ट फोर्स लेबर। फोर्स लेबर अब इस इंसान को छू नहीं पा रही। फिर क्या होता है, ये जो लैंड था, गवर्नमेंट ने बोला कि ये लैंड हम दे देते हैं
एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, और वो यहाँ पे कुछ अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेगा, ग्रोथ होगी। तो फिर क्या होता है, यही वॉयलेंट ये ग्रुप है, नॉट द सेम कलंजर वाला नहीं, हर जगह ऐसा ही है। एक ग्रुप है, ये बंदा आएगा गन लेके, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी इंडस्ट्रियों पे गोलियां चलाएगा। इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं माना, वो क्या करेगा, बॉम्बिंग कर देगा, तुम्हारी इंडस्ट्री ही डिस्ट्रॉय कर देंगे भाई। इसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट डर जाएगा, वो चला जाएगा। तो ये एक इनजस्टिस होने वाला था इसके ट्राइबल के साथ, इससे भी इसने इसको शील्ड कर लिया। डिस्प्लेसमेंट करने वाले थे, डिस्प्लेसमेंट से इसने शील्ड कर लिया। भाई डिस्प्लेसमेंट आप करोगे, सपोज देयर इज अ बिग बिजनेसमैन, वो आया है एंड वो फोर्सफुली जमीन खरीद रहा है ट्राइबल्स की, ठीक, जबरदस्ती खरीद रहा है टू सेटअप समथिंग। अब इन्होंने क्या किया, रैंडमली ये भाई साहब आए बंदूक लेके, इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे को उठा के ले गए कि इसकी ज़मीन वापस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वो बंदा कह रहा है ज़मीन तो छोड़ो, मैं यहाँ से दिखूंगा नहीं इस शहर में, आप बस बेटे को मेरे छोड़ दो। तो इसको इसकी ज़मीन वापस दे गया। वो चीज़ जो जुडिशरी से इसको मिलनी चाहिए थी, ये भाई ने इंस्टेंट उसको दिलवा दी ऑन द पॉइंट ऑफ बैरल। फिर जस्टिस में यही लोग जो गन पकड़े हुए हैं, इन्होंने पीपल्स कोर्ट सेटअप कर लिया। जब इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं कि यार इस इंसान को कोई नहीं पूछ रहा था, इसके तो बहुत बुरे हाल थे, एक बंदा आया, जो चीज़ ये लीगल तरीके से जाता तो इसकी 3 पीढ़ियां नहीं कर पाती, ये बंदा आता है 3 घंटे में वो काम कर देता है। तो ये पीपल्स कोर्ट सेट होने लगे कि इस तरीके के 10-15 लोग आएंगे, आपस में बैठेंगे, एक पंचायत टाइप की सेटअप लगाएंगे, डिसाइड कर देंगे कि कौन गिल्टी है, कौन इनोसेंट है। जो गिल्टी है उसके साथ गन लेंगे और इंस्टेंट जस्टिस डिलीवरी कर देंगे। तो डेवलप इसका लैंड वाला इशू सॉल्व हो गया, डिस्प्लेसमेंट का इशू सॉल्व हो गया, फोर्स लेबर का इशू सॉल्व हो गया। अब ये बंदा बोलेगा इस बंदे को कि भाई तुम्हारे साथ सब करते हैं डिस्क्रिमिनेट, ये एजुकेशन को मारो गोली, तुम मेरे साथ आओ। एक ऐसा इंसान जिसने बचपन से लेके जवानी तक सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन सहा है, जहाँ पे गया है उसको लोगों ने डिस्क्रिमिनेट किया है उसके साथ, उसको ये बंदा बोलता है कि ये पकड़ गन, मेरे साथ आ जा, मेरे साथ रहेगा, पैसे भी मिलेंगे, इज्जत भी मिलेगी, जमीन भी मिलेगी, जंगल भी मिलेगा, जो चाहिए सब मिलेगा। तो वो बंदा कहेगा भाड़ में गई एजुकेशन, भाड़ में गई इकोनॉमी, ये गन दो मुझे, मैं भी आता हूँ। अब जो लोग इन ट्राइबल्स के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, नाउ दे आर फियरफुल ऑफ देम, ये इनसे डर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन का भी इशू सॉल्व हो गया, फॉरेस्ट पॉलिसी में जो इनजस्टिस था वो भी सॉल्व हो गया, जस्टिस का जो इशू था वो भी सॉल्व हो गया। रह गया है सिर्फ एक डेवलपमेंट वाला इशू। वो चाहिए किसको, वो तो किसी को चाहिए ही नहीं, वो तो बहुत सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी तो ये सब चीज़ें थी। ट्राइबल्स को कौन सा उनके जंगल में हाईवे चाहिए या फ्लाईओवर्स चाहिए, दे आर हैप्पी कि बस हमें रहने दो। लाइक वी वांट टू स्लीप अंडर द वी वांट टू स्लीप नॉट अंडर द रूफ बट अंडर द स्काई। आप हमें खुले आसमान के नीचे सोने दो, दैट इज व्हाट दे आर डिमांडिंग, सो बेसिक डिमांड्स। तो डेवलपमेंट वाले को साइड रख देते हैं। 8 में से 7 प्रॉब्लम्स इस दोस्त ने, जो इनको लग रहा है दोस्त है, इसने गन की नोक पे सॉल्व कर दी। तो भाई अब दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत तो कुछ नहीं हुई, हुआ ये कि जो ट्राइबल्स थे और ये जो ग्रुप है, अभी के लिए इसको मैं वायलेंट ग्रुप बोल रहा हूँ, है तो ये नक्सलाइट्स ही, बट अभी के लिए इनको एक वायलेंट ग्रुप बोल रहा हूँ। ट्राइबल्स को इस वायलेंट ग्रुप ने सब कुछ दिया, 1 से लेके 7 तक इनके सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिए। तो ट्राइबल्स भी इनको बदले में कुछ देंगे, ट्राइबल्स ने इनको दे दी लेजिटिमेसी कि भैया आप ही ठीक हो। अब इस सब में इशू कहाँ पे आया, इशू ये है कि अगर ये काम ये पीसफुल प्रोटेस्ट से हो रहा होता, कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करते, गवर्नमेंट को धरने वरने डालते और बोलते कि आप ये करके दो, तो आप एनजीओ बन जाते,
गवर्नमेंट सुनती, सारी रॉन्ग्स ठीक करते चले जाती, कोई दिक्कत ही नहीं होती. बट यू आर डूइंग दीज रिफॉर्म्स थ्रू वायलेंस. द इशू हेयर इज द मीन्स कि आप ये कर कैसे रहे हो. अगर यही काम आप शांति से कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी. आप हो सकता है आप खुद ही एक पार्टी बन जाते और आप ही गवर्नमेंट बना लेते, बट आप ये कर रहे हो ऑन द पॉइंट ऑफ द बैरल. दैट इज द इशू. हुआ क्या, इन एरियाज में देयर वॉज अ डेवलपमेंट डेफिसिट. ठीक है, डेवलपमेंट डेफिसिट था क्योंकि देयर वॉज अ गवर्नेंस वैक्यूम. इशू सबसे ज़्यादा सीरियस और एलिवेट तब हुआ जब ये गवर्नेंस वैक्यूम को गवर्नमेंट ने नहीं, ये वायलेंट ग्रुप ने फुलफिल कर दिया. सो दीज नक्सलाइट्स दे फिल्ड दिस वैक्यूम, गवर्नेंस वैक्यूम. इन नक्सलाइट्स को क्या दे दी ट्राइबल्स ने? दे गिव देम लेजिटिमेसी. अब यही तो इशू है कि इनको लेजिटिमेसी ट्राइबल्स ने दी है. इंडिया के पास इतनी बड़ी आर्मी है. जब बांग्लादेश का लिबरेशन करना था, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. जब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का इशू चल रहा था एंड बीच में इंडिया था, इंडिया को यहाँ पे से ईस्ट पाकिस्तान को हटा के बांग्लादेश को लिबरेट कराना था. बताओ ये आर्मी, दिस आर्मी इज ऑफ 1 लाख सोल्जर्स, ये ईस्ट पाकिस्तान में, एंड इट इज अगेंस्ट द इंडियन आर्मी. मात्र 16 दिन लगे इंडिया को इस 1 लाख की आर्मी के आगे इनका चीफ जो खड़ा हुआ है उसको सरेंडर करवाने में. दे सरेंडर टू इंडिया कि भैया हमने हाथ जोड़ लिए, आप हमारी औकात के बाहर है आपसे लड़ पाना. It took merely 16 days for the Indian army to defeat an army of 1 lakh soldiers and get their surrenderance. 16 दिन. एक ट्रेन्ड आर्मी, एक पूरा का पूरा स्टेट, एक नेशन की आर्मी है, सारी तरीके की आर्टिलरीज है उनके पास, 16 दिन लगे बस. तो ये ट्राइबल, ये जो नक्सलाइट वाला इशू है, इसको गवर्नमेंट क्यों नहीं सॉल्व करवा पा रही है? 16 दिन में आप 1 लाख की आर्मी खत्म कर सकते हो, उनको सरेंडर करवा सकते हो, तो नक्सलाइट क्या चीज़ है? द इशू हेयर इज लेजिटिमेसी. यार आर्मी या आर्म फोर्सेस जाते हैं, पहले तो ये नक्सलाइट्स को आइडेंटिफाई करना कि आम इंसान कौन है, नक्सलाइट कौन से. ये कोई यूनिफॉर्म फोर्स थोड़ी है कि कोई यूनिफॉर्म पहन के आते हैं. ये नॉर्मली है. वहाँ 5 ट्राइबल लोग रह रहे हैं, आप देख के बता ही नहीं सकते हो कि इनमें से कौन सा नक्सलाइट है. अचानक से बंदूक निकालेगा, गोली मारेगा, पेड़ पे चढ़ेगा, कहीं भग भग जाएगा, क्या कर लोगे आप? नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. आइडेंटिफाई इनको कौन कर सकता है? वहाँ का लोकल ट्राइबल आदमी. बट उसने तो लेजिटिमेसी दे दी है, तो वो आपकी हेल्प करेगा नहीं. एज अ आर्म्ड पुलिस या एज अ आर्म्ड फोर्स ऑफिसर अगर आप वहाँ जाते हो तो 5 लोगों में से 4 लोगों को पता है कि कौन सा नक्सलाइट है. बट जब आप पूछोगे तो वो आपको नहीं बताएंगे, वो उनकी साइड लेंगे. क्यों? क्योंकि आपके करने वाले काम थे ना ये. उनको लैंड दिलवाना आपका काम था, डिस्प्लेसमेंट आपका काम था, उनको जस्टिस देना आपका काम था, उनको फोर्स लेबर से बचाना आपका काम था, उनको एजुकेशन इकोनॉमी प्रोवाइड करना आपका काम था, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो ये देखना आपका काम था. आपका काम था मतलब गवर्नमेंट का काम था. फिर फॉरेस्ट पॉलिसी में उनको राइट्स देना, ये भी आपका काम था. आपने नहीं किया, किसने किया? नक्सलाइट ने किया. तो भाई जब आपने काम नहीं किया तो आपको लेजिटिमेसी क्यों देंगे? तो लेजिटिमेसी भी नक्सलाइट को दी. अब जब लेजिटिमेसी मिल जाती है ना, तो ऐसे ग्रुप को एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है. नियरली इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट देम. अब दिक्कत ये हो गई कि जब गवर्नमेंट ने देखा कि यार इनको लेजिटिमेसी मिल गई है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यार लेजिटिमेसी तो गवर्नमेंट की होनी चाहिए. तो गवर्नमेंट डिड वन थिंग एंड इट वाज काइंड ऑफ अ ब्लंडर कि गवर्नमेंट ने इसको, दिस इशू ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, दिस इशू ऑफ, या नक्सलिज्म ही लिख देता हूँ,
दिस इशू ऑफ नेक्सलिज्म, इसको गवर्नमेंट टुक एज अ सिक्योरिटी चैलेंज। उनको लगा कि यार ये सिक्योरिटी इशू है। अब सिक्योरिटी इशू है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, भाई ये गवर्नमेंट है, इन्हें कहीं सिक्योरिटी इशू दिख रहा है, ये अपनी आर्म्ड फोर्सेस भेजेगी। आर्म्ड फोर्सेस भेजे, दिखने में सब लोग एक जैसे हैं, कोई बता रहा नहीं है कि नक्सलाइट कौन सा वाला है, ट्राइबल्स लोग वहीं उनकी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो व्हाट डिड आर्म फोर्स डू, कि मान लो यहाँ पे ऐसे 10-15 आर्म पर्सनल गए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो आर्म फोर्सेस का एक ऑफिसर आके इनसे पूछता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी वाला है या कुछ भी, दे आर कमिंग टू इंटोग्रेट टू नो कि नक्सलाइट है कौन एंड टू एलिमिनेट देम। ये पीछे एक नक्सलाइट है, ये एक बॉम्ब फेंकेगा यहाँ पे, 4-5 पुलिस वाले मर जाएंगे, मतलब आई एम सॉरी आई यूज दैट वर्ड, बट देयर विल बी सम कैजुअलिटीज, एंड ये भाग जाएगा। इसको एस्केप कराने में ये सब लोग मदद करेंगे। सो द पुलिस विल बी वेरी ट्रिगर्ड, द आर्म फोर्सेस विल बी ट्रिगर्ड कि यार इन्हीं के लिए आए हैं और यही लोग ना कॉपरेट कर रहे हैं ना कोलैबोरेट कर रहे हैं और उल्टा उन्हीं लोगों को और सपोर्ट कर रहे हैं। तो व्हाट द फोर्स विल डू, द फोर्स विल डू ब्रूटल रिप्रेशन। अब आप खुद को ट्राइबल की पोजीशन पे रख के देखो, जो जो काम गवर्नमेंट ने करने थे एक नक्सलाइट ने किया, आपने लेजिटिमेसी दे दी उस नक्सलाइट को। जब गवर्नमेंट जिससे आप ऑलरेडी नाराज थे वो आई उस नक्सलाइट को पकड़ने, तो पहले ही आपको सही नहीं लगेगी वो चीज़ कि यार हमने तो इसको मसीहा मान लिया था, ये तो हमारे लिए सब कुछ काम करके दे रहा था, आप इसको ही पकड़ने आए हो, चलो हमने इसको एस्केप करवा दिया। तो पहले तो आपने अपना काम नहीं किया इसलिए इसने काम किया, इसने काम किया तो हमने आपको नहीं इसको लेजिटिमेसी दी, अब आपको इसको एलिमिनेट करना है। तो टेक्निकली आप एक मीडियम जो हमारा काम कर रहा है उसको एलिमिनेट कर रहे हो। अब एक और दिक्कत क्या है, आप उसको एलिमिनेट कर नहीं पा रहे हो, उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारे ही ऊपर रिप्रेशन कर रहे हो। मतलब फ्रॉम द ट्राइबल पर्सपेक्टिव हमारे साथ दिक्कत हुई, हमारी ही दिक्कत किसी ने सॉल्व करी, जो हमारी दिक्कत सॉल्व कर रहा है आप उसको हटा रहे हो, और उसको भी नहीं हटा पा रहे हो, दिक्कतों को भी नहीं हटा पा रहे हो, तो आप हम पे रिप्रेशन कर रहे हो। तो द पीपल they got more motivation to join this violent नक्सल स्ट्रगल। तो लोगों ने कहा ऐसी की तैसी, यही सही है, अब इसी को ज्वाइन करते हैं। अब ये ज्वाइन किया तो क्या होगा, वायलेंस विल इंक्रीज, मोर नक्सलिज्म will be getting promoted, and then government will again get triggered कि यार एक चीज होती है कि ये सोचने वाली बात है, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट भी ना बोल के I shall call it as state। स्टेट में आई एम इंक्लूडिंग द जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, सब लोग। स्टेट इज द सोल एंटिटी किसी भी देश में विच हैज द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ डूइंग वायलेंस। स्टेट ही के पास राइट है, आप चाहोगे तो किसी को लाठी नहीं मार सकते हो। स्टेट जब चाहेगा, मतलब अगर आप पीसफुली नहीं प्रोटेस्ट कुछ कर रहे हो, स्टेट चाहेगा लाठी मार देगा। आप क्या किसी को फांसी पे चढ़ा सकते हो, कैन यू किल समबडी एज अ पनिशमेंट? आप नहीं कर सकते, स्टेट बिल्कुल कर सकता है, स्टेट कैन किल समवन, कैपिटल पनिशमेंट। क्या आप किसी को कैद करके रख सकते हो फॉर समथिंग रॉन्ग विच दे हैव डन? आप नहीं कर सकते हो, कौन कर सकता है, स्टेट कर सकता है। तो स्टेट कैन पनिश यू, स्टेट कैन किल यू, स्टेट हैज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ यूजिंग वायलेंस। अब एक्सक्लूसिव राइट है सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास है और किसी के पास नहीं है। लेकिन व्हाट नक्सलाइट्स आर डूइंग, नक्सलाइट्स यही वायलेंस कर रहे हैं, स्टेट और ट्रिगर हो रहा है कि यार ये हमारा एक्सक्लूसिव राइट था, आप कैसे ले रहे हो। जैसे इफ यू हैव, अगर आपने कभी पॉलिटी पढ़ी है तो देयर इज ऑलवेज अ टसल बिटवीन द लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव वर्सेस द जुडिशरी। देर आर मल्टीपल केसेस, जैसे जजेस का ही कोलिजियम बनाने वाला केस था, यू हैव द फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, देन एनजेएसी आया था, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। तो एक टसल रहती है कि जब भी गवर्नमेंट, जब भी लेजिस्लेचर चाहेगा कि जुडिशरी से कुछ पावर्स ले लिए जाएं, तो
जुडिशरी नहीं लेने देती है, क्योंकि भाई उनका एक्सक्लूसिव राइट है। तो ये एक टसल चलती रहती है। तो उसी तरीके की ये टसल हो गई। चलो खैर, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशरी ये तो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये तो दोनों दे आर द पार्ट ऑफ द स्टेट। बट ये नक्सलाइट्स, दे आर तो बेसिकली काइंड ऑफ, not kind of but doing illegal things यार। you are against the state, you are firing upon the state। आप state को जब, when you shoot down a policeman, when you shoot down a armed force officer, आपने किसको शूट किया है? आपने एक यूनिफॉर्म वाले को शूट किया है, जिसकी यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट किसको करती है? द स्टेट को। एंड स्टेट कौन है? द स्टेट इज इंडिया। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले को आपने शूट किया है, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू स्टैंड अप एंड शूट इंडिया। इसके लिए कोई भी माफी तलाफी नहीं है। इफ यू गो अगेंस्ट द नेशन यू मस्ट डाई। तो अब ये स्टेट और ट्रिगर हो गया कि भाई वायलेंस तो हमारा राइट था, ये नेक्सलाइट यूज कर रहे हैं और यूज भी हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं। तो ये इशू और बढ़ा। तो फिर कुछ टाइम तक ये एक विशियस सर्कल चलता रहा कि गवर्नेंस वैक्यूम रहा। गवर्नेंस वैक्यूम से नेक्सलाइट्स को लेजिटिमेसी मिली, लेजिटिमेसी मिली, तो उन्होंने गवर्नेंस वैक्यूम और बढ़ाया। और कैसे बढ़ाया वो मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट को कुछ टाइम बाद ये चीज समझ में आई कि भाई सिर्फ इट इज नॉट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ओनली नहीं है, सिर्फ दिस इज नॉट अ सिक्योरिटी अलोन इशू, इट इज अ मोर होलिस्टिक इशू। तो गवर्नमेंट, व्हाट डिड गवर्नमेंट डिड, कि गवर्नमेंट या स्टेट को समझ में आया कि यार कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। सो दे सेड कि यार दिस इज अ डेवलपमेंटल इशू, यहाँ पे डेवलपमेंट पहुंचाओ, डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है। अगर डेवलपमेंट हम इन्हें दे देंगे तो ऑटोमेटिक ये जो नेक्सलाइट्स हैं इनकी लेजिटिमेसी खत्म होगी। अल्टीमेटली व्हाट दे आर गिविंग टू द पीपल, एवरीथिंग विच स्टेट वाज सपोज टू गिव। अब स्टेट को आपको हेल्थ देनी है, एजुकेशन देनी है, मेन स्ट्रीम से कनेक्शन देना है, रोड्स देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, इंटरनेट देना है, ये दोगे तभी आपकी सारी, आपको जस्टिस भी तभी मिलेगा, तभी आपके सारे राइट्स सिक्योर हो पाएंगे। तो डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो कैसे हो पाएगा? तो स्टेट ने कहा चलो एक काम करते हैं, दिस इज नॉट जस्ट अ सिक्योरिटी इशू, डेवलपमेंटल इशू है, डेवलपमेंट करते हैं, रोड्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं। रोड्स बनाएंगे, कनेक्टिविटी होगी, टावर्स लगाएंगे, इंटरनेट, मतलब इंटरनेट नहीं सॉरी, नेटवर्क पहुंचेगा, लोग कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, कम्युनिकेट कर पाएंगे, स्कूल्स खोलेंगे, एजुकेशन होगा। सो दीज थिंग्स इसी तरीके से सॉल्व हो सकती हैं, बिकॉज द रूट, द सीड्स ऑफ दिस इशू ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज समवेयर मेजरली इन दिस डेवलपमेंट पार्ट। तो डेवलपमेंट देते हैं। नेक्सलाइट्स वर वेरी क्लेवर, उनको समझ में आ गया ये एक बंदा है, सारी ट्राइब्स हैं, ये लोग विक्टिम्स हैं, इनको डेवलपमेंट नहीं मिला, इनको अल्टीमेटली क्या चाहिए था? इनको डेवलपमेंट मिल जाता तो ये एम्पावर्ड हो जाते, ये एम्पावर्ड हो जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, नॉर्मल चलता। ये डेवलपमेंट आना किसकी तरफ से था? ये डेवलपमेंट आना चाहिए था स्टेट की तरफ से, इनको डेवलपमेंट मिलता, ये चीज़ नहीं हुई। तो क्या किया? नेक्सलाइट्स आए और नेक्सलाइट्स ने वो सब चीज़ें की जो स्टेट को करनी चाहिए थी। तो स्टेट और ट्राइब्स के बीच में एक डिस्टेंस आ गया, एक वॉल आ गई। अब जब स्टेट अपनी गलती सुधार रहा है, स्टेट क्या कह रहा है कि मैं डेवलपमेंट दे देता हूँ, मैं यहाँ पे इनको डेवलपमेंट दे देता हूँ, इस आदमी को स्कूल दे देता हूँ पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल दे देता हूँ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, इकोनॉमी दे देता हूँ, ग्रोथ दे देता हूँ, जो जो इसको चाहिए मैं सब देता हूँ। तो ये डेवलप हो जाएगा, एम्पावर हो जाएगा, तो इस बंदूकधारी लाल सलाम करवाने वाले इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर स्टेट ने ये इसके साथ डायरेक्ट डील करके इसको दे दिया तो इसका तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसने क्या किया? इसने सोचा यार मेरी लेजिटिमेसी मुझे बचानी है, क्योंकि मुझे तो रूल करना है। तो मैं जब जब स्टेट ये सब देने की कोशिश करेगा, मैं इन सब चीज़ों पे अटैक करूंगा। सो व्हाट डिड दे डू? द नक्सलाइट्स, रोड बनेगी, बॉम्बिंग करेंगे, रातों रात रोड गायब। हॉस्पिटल्स बनेंगे,
हॉस्पिटल्स गायब, स्कूल बनेंगे, स्कूल पे बॉम्बिंग करेंगे। आप क्या करोगे? आप बहुत से बहुत एज अ स्टेट स्कूल अगर आपको सिक्योर करना है या आपको हॉस्पिटल सिक्योर करना है, तो स्कूल देखो, रोड्स तो आप सिक्योर कैसे ही करोगे? इतनी बड़ी मिलिट्री थोड़ी खड़ी कर दोगे पूरी रोड के ऊपर। इतना लंबा रोड है 100 किलोमीटर का, इस पे कितने आर्म्ड फोर्सेस वाले आप खड़े कर दोगे? चलो आप इसको नहीं सिक्योर कर सकते, पर यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये तो कुछ 1000 2000 3000 4000 5000 स्क्वायर फीट में है, 1 एकड़ में बहुत से बहुत एक स्कूल है। ये सब कुछ मिला के 2-3 एकड़ का एक लैंड का पीस है, इसको तो आप सिक्योर कर सकते हो। तो या तो ये लोग नक्सल क्या करते थे, जब ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसका, तो बनने ही नहीं देंगे। चलो आपने आर्म फोर्सेस लगा दी, काम हो गया, बन गया, फोर्सेस डिप्लॉय कर दिया आपने स्कूल में और हॉस्पिटल्स में टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। मगर जो पर्सनल यहाँ पे काम कर रहा है, ये स्कूल का टीचर वापस घर भी तो जाएगा अपने। सॉरी, ये जो डॉक्टर साहब हैं, ये डॉक्टर साहब अपने घर भी तो जाएंगे। अगर आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बचा लिया, तो आप अपना ह्यूमन एसेट नहीं बचा पाओगे। अब हर एक एम्प्लॉय, हर एक डॉक्टर, हर एक स्कूल टीचर के साथ आप एक पर्सनल सिक्योरिटी फोर्स वाले को थोड़ी भेजोगे। बस ये यहाँ से निकले रास्ते में घर जाने के लिए, नक्सलाइट आएंगे, इनको एलिमिनेट कर देंगे। तो आप अगर स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बना भी दोगे, तो वो सिर्फ एक खाली बिल्डिंग रह जाएगा, उसमें कोई काम ही करने नहीं जाएगा डर के मारे। तो फिर से क्या होगा? अब रोड्स नहीं बन रहे, हॉस्पिटल नहीं बन रहा, स्कूल नहीं बन रहा, तो ये डेवलपमेंट ही नहीं होगा। अब जब डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ये विशियस साइकिल यहीं रहेगी कि गवर्नेंस वैक्यूम था, तो नेक्सलाइट्स आ गए, नेक्सलाइट्स को लेजिटिमेसी मिल गई है, उसके वजह से और गवर्नेंस वैक्यूम को वो बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट होने नहीं दे रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट वैक्यूम बढ़ेगा, नेक्सलाइट उसे फिल करेंगे, लेजिटिमेसी गेन करेंगे, और गवर्नेंस वैक्यूम बढ़ाएंगे। तो ये सर्कल ऐसे घूमता जाएगा, दिस इज द विशियस साइकिल। ये चलती रहेगी, ये नहीं रुकने वाली है। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया? तो इस टाइप का जो भी आप जब भी डिस्कशन करोगे, तो इसमें देर इज अ 4 इशू हैं और 4 तरीके के सोल्यूशन है। द इश्यूज आर, यू हैव अ डी स्क्वायर एंड यू हैव अ सी स्क्वायर। डी स्क्वायर और सी स्क्वायर है। अब वो क्या है वो बताता हूँ। डी स्क्वायर को देख लेते हैं पहले। इशू क्या था? ट्राइबल्स के साथ क्या दिक्कत हो रही थी? वन वॉज कि यू हैव डिस्पोज देम, डिस्पोजिशन हुआ, ठीक है। यू हैव डिस्प्लेस देम, फॉरेस्ट से ही बाहर फेंक दिया, डिस्प्लेसमेंट हुआ। देन दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एजुकेशन, एंड देन दे हैड अ डिस्ट्रस्ट कि आपके पास जस्टिस मांगने आए थे, आपने नहीं दी, वो बंदे ने एक दिन में दिलवा दी गन के पॉइंट पे। तो ये 4 इश्यूज थे। व्हाट गवर्नमेंट डिड, गवर्नमेंट का अप्रोच क्या हुआ, इसका सोल्यूशन कैसे निकला इस डी स्क्वायर का? डी स्क्वायर का सोल्यूशन है सी स्क्वायर। द डी स्क्वायर इज द इशू बॉक्स, द सी स्क्वायर इज द सोल्यूशन बॉक्स। 4 डी थे जो 4 इशू थे, 4 सी हैं जिनसे ये क्लियर कर सकते हैं। द फर्स्ट सी इज क्लियर देम। ये सिक्योरिटी वाइज है कि इफ समवन इज वेजिंग, ट्राइंग टू वेज वॉर, काइंड ऑफ अ वॉर ही है ये। आप यू आर वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट कौन है? इंडिया। इंडिया पे गोली चलाने वाले के लिए देर इज नो प्लेस इन इंडिया। दिस गाय हैज टू गेट एलिमिनेटेड। आप वायलेंस नहीं कर सकते भाई, आप प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करके मांग लो, मिल जाएगा। सो फर्स्ट अप्रोच इज कि भाई जो वायलेंट लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करो, उनको एलिमिनेट करो। क्लियर देम से आई डू नॉट मीन क्लियर द ट्राइबल्स, हाँ वो नहीं, क्लियर द नटोरियस वंस। देन सेकेंड इज, क्योंकि ये लोग डिप्राइव रह गए हैं, इनको कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं मिली, कनेक्टिविटी नहीं मिली, रोड्स नहीं मिले, तो गिव देम कनेक्टिविटी, connect them with India. They should not feel alienated. Alienation of the tribes is a major issue. कि भाई अगर you suppose that
the tribes are just like the children of the government. Government is like a parent, the state is like a parent. If the kid does not get the basic essential requirements fulfilled by his parent, then he will search for some other option. अब इसमें कोई बाहर वाला एक्सटर्नल इंसान जो इस बच्चे को मैनिपुलेट कर दे कि तुम्हारे माँ बाप बुरे हैं, वो नहीं दिलवाएंगे, मैं दिलवा देता हूँ, वो बच्चा अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाएगा और उस आदमी के बहकावे में आके जो जो वो बोलेगा वो सब करेगा। तो स्टेट को एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। इट शुड ट्रीट देयर सिटीजन लाइक इट्स किड्स, ताकि ये थर्ड पार्टी मैनिपुलेशन ना हो। तो आप इनको कनेक्टिविटी दे दो, इनका डेप्रीवेशन वाला इशू सॉल्व हो जाएगा। देन थर्ड सी इज करेक्शन ऑफ गवर्नेंस डेफिसिट। देखो भाई, देर इज अ गवर्नेंस डेफिसिट। आपने वही कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ अभी तक लगा रखे हैं, तो आप इसको कोर्स करेक्ट करो। लाइक यू ब्रिंग इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। तो ये जो डिस्प्लेस हुए थे, इस चीज को कोर्स करेक्ट करो। फिर ये जो डिस्ट्रस्ट है, ये भी इससे जाएगा। एंड देन कंसोलिडेट। एक जगह पे जहां पे आपने you have eliminated this issue, you have provided them development, make sure that you do the monitoring, and इस टाइप की सिचुएशन वहां अगेन राइज ना हो, you have to make sure beforehand. तो you can solve this d square issue with the c square issue. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, d square टू c square। ये फॉर्मूले से आप याद कर सकते हो, बहुत इजीली आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि ट्राइबल इशू, सॉरी, दिस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला इशू सॉल्व कैसे होगा। सो आई होप दिस होल स्टोरी इज क्लियर टू यू। नाउ लेट अस डिस्कस सम पॉइंट्स। इसी को बेसिकली हम समराइज करते हैं इन सम फ्यू पॉइंट्स, एंड ये हमारे नोट्स भी हो जाएंगे। तो सर फर्स्ट पॉइंट इज कि व्हाट इज इट, व्हाट इज इट कि ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, give the heading left wing extremism. ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दिस सडन डिसरप्शन। ये मैं जैसे ही पॉइंट्स लिखवाने स्टार्ट किए थे, सो माय माइक गॉट डिस्कनेक्टेड एंड आई नोटिस्ड इट लेटली। तो मैं फेजेस वगैरह भी डिस्कस कर लिए थे। तो जस्ट गिविंग यू अ क्विक रिकैप, मैं फिर से बता देता हूँ। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वी स्टार्टेड मेकिंग सम नोट्स ऑफ इट। तो आई टोल्ड यू दैट व्हाट इट इज बेसिकली अ वायलेंट एंड अ रेडिकल आइडियोलॉजी where the culprits are trying to promote disaffection. They are trying to give disinformation. They are trying to displace. They are trying to hamper the development, and they are basically trying to wage a people's war against the state. And their aim is to bring in radical political changes, radical economic changes, and radical social changes. और ultimate aim है इनका to overthrow the government. इतना मैंने आपको बताया था। एंड समथिंग आई टॉक्ड अबाउट द माओइज्म एंड कम्युनिज्म वाला, दैट आई विल अगेन एक्सप्लेन। फिर से मैं ये फेजेस एक्सप्लेन करते मैं वो वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नथिंग मच हैज़ बीन नथिंग हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। बस इतना ही मैंने पढ़ाया था, उसकी मैंने फिर से समरी दे दी। एंड ये सब तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वी वर जस्ट मेकिंग नोट्स। सो आई स्टार्टेड डिस्कसिंग द फेजेस। तो इनिशियल फेज से हम स्टार्ट करते हैं कि ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अचानक से थोड़ी इवॉल्व हो गया होगा, आराम आराम से हुआ होगा। तो इनिशियल फेज से स्टार्ट करते हैं कि ये बिगन कहाँ से हुआ। सो इट बिगैन फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं नक्सलवाड़ी। अब ये नक्सलवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के नाम से ही इस जगह का नाम पड़ा है, इस फिनोमिना का नाम पड़ा नक्सलिज्म। होता क्या है नक्सलवाड़ी में, देयर इज अ ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल जो किसी चीज को लेके दे वर डिसअफेक्टेड बाय, दे वर डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द स्टेट एंड दे वर डूइंग प्रोटेस्ट। अब उस प्रोटेस्ट को एड्रेस करने के लिए द गवर्नमेंट सेंड्स इट्स अथॉरिटीज। जब वो अपनी अथॉरिटीज भेजती है तो व्हाट हैपेंस कि अथॉरिटीज के बीच में एक
आर्ग्यूमेंट हो जाता है, एक हीटेड डिबेट हो जाती है बिटवीन देम, और वो इतना मैटर एस्केलेट कर जाता है कि among some of these protesters they get violent with the government officials, and उसमें कुछ government officials have to sacrifice their lives. अब इससे स्टेट ट्रिगर हो जाता है, एंड स्टेट देन comes response with a brutal repression, तो और ज्यादा मैटर एक्सकेलेट कर जाता है, एंड देन दिस टर्न आउट टू बी अ वायलेंट प्रोटेस्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है। ये चलता रहता है और ये बहुत टाइम तक चलता है, ये सॉल्व नहीं होगा। इनके एक लीडर रहेंगे, चारू मजुमदार। इनके अंडर में ये काम बहुत टाइम तक चलता रहेगा कि देयर विल बी स्क्रिमिशेस बिटवीन द स्टेट एंड द नक्सलाइट्स। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेज। अब ये खत्म कैसे होता है? 1971-72 के टाइम पे इंदिरा गांधी जी वाज द प्राइम मिनिस्टर। सो व्हेन शी लुक्स ओवर दिस थिंग, तो वो कहती हैं कि यार इनको ना, उनकी गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट चारू मजुमदार को डालती है जेल में, एंड देन द स्टेट एलिमिनेट्स दिस गाय। तो दिस इज हाउ द फर्स्ट फेज ऑफ नक्सलिज्म गेट्स ओवर। फिर सेकेंड फेज शुरू होता है 75 से समवेयर टिल योर 2004, यहाँ तक ये नेक्स्ट फेज चलता है। अब इस फेज में देर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। इसमें यू हैव द चाइना का भी रोल है इसमें। तो इसको मैं बेसिकली समझाता हूँ क्या है। जैसे दिस इज योर, ये आपका इंडिया है, एंड यहाँ पे कहीं यही वाला पार्ट है, मतलब मैप में नहीं दिख रहा है बट यही वाला पार्ट है द रेड कॉरिडोर। सो व्हाट डज चाइना डू? चाइना में एक महानुभव थे, माओ जेडोंग। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि यार जो स्टेट वगैरह है ना, इट इज द मोस्ट डिजास्टर्स थिंग। सोसाइटी सबसे अच्छी तब गवर्न होती है जब लोग, देर इज द सोसाइटी इज अ स्टेटलेस सोसाइटी, कोई गवर्नमेंट नहीं हो तो सबसे अच्छे से तरीके से काम होगा। तो इनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि गवर्नमेंट को ही ओवरथ्रो करो। अब इसी आइडियोलॉजी के लोगों ने आके इंडिया में दे सपोर्टेड दीज नेक्सलाइट्स, क्योंकि नेक्सलाइट्स किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं? दे आर बेसिकली दे आर एंगेजिंग इन अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट। तो इससे इनको मिलता है सपोर्ट, तभी इसको माओइज्म भी बोलते हैं। अब ये यहाँ पे क्या होता है, लोकल लेवल पे ना पार्टीज बनने लगती हैं। तो सीपीआई माओइस्ट पार्टी एक पार्टी भी बन जाती है जो अल्टीमेटली इन लोगों को सपोर्ट करती है। तो एक ये मतलब ये इवोल्यूशन होता जा रहा है, ये ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग। देन एक और इसी दिस स्कूल ऑफ थॉट ये एक चीज में और मानता है, दे बिलीव इन कम्यून्स, कि स्मॉल स्मॉल कम्यून्स ऑफ पीपल शुड बी फॉर्म्ड, एंड दिस कम्यून्स शुड गवर्न द सोसाइटी, एंड दे कैन गवर्न इट द बेस्ट। वी डोंट नीड अ स्टेट, अल्टीमेटली स्टेट को हटाओ, कम्यून को लाओ। कम्यून इज अ गुड सिस्टम। सो इसी कम्यून से द वर्ड कम्स कम्युनिज्म, एंड यही माओ भाई साहब की वजह से वर्ड आता है माओइस्ट या माओइज्म। और बिकॉज द कलर ऑफ दिस कम्युनिज्म इज रेड, चाइना का आप फ्लैग भी देखोगे तो इट इज रेड, इसी वजह से वी हैव नेम दिस थिंग एज द रेड कॉरिडोर ऑफ इंडिया। तो ये होता है सेकेंड स्टेज। देन देर इज अ थर्ड फेज, जब 2004 से लेके टिल 2014, इसमें क्या होता है, ये सीपीआई माओइस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आते हैं। देन इनको बैन भी किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। फिर इसी फेज में देर वॉज अ ट्रैजिक इंसिडेंट्स, दंतेवाड़ा किलिंग्स।
मतलब इस टाइम तक आते आते दिस थिंग ऑफ नक्सलिज्म वाज सो मच ऑन इट्स पीक कि दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में द नक्सलाइट्स अटैक द सीआरपीएफ बेस एंड अराउंड 60 सीआरपीएफ जवान्स वर किल्ड। आप सोचो, पुलवामा में अटैक किया था, टेररिस्ट लोगों ने अटैक किया था, उसमें वी लॉस्ट अराउंड 30 ऑफ आर एसेट्स, वैल्यूएबल एसेट्स। यहाँ पे तो टेररिस्ट भी नहीं है, हमारे ही देश का इंसान है, टेक्निकली हमारा ही सिटीजन है, गन लेके हमारे ही 60 सीआरपीएफ जवान्स को मार दिया। सो कितना ऊपर लेवल पे हो गया होगा। इसके यही सब चीज़ों के अगेंस्ट में फिर गवर्नमेंट लेती है रिप्रेस एक्शन, और ग्रीन हंट करके एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है। ये जो ग्रीन हंट में जो होते हैं सीआरपीएफ के, बेसिकली देर दिस इज अ फोर्स, एक सब डिवीजन टाइप है। तो इन लोगों को इस ऑपरेशन को करने के लिए भेजा जाता है। दे आर सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑफ द सीआरपीएफ जवान्स एंड ग्रीन हंट, बिकॉज क्योंकि सब कुछ ग्रीन फॉरेस्ट में है, दे आर प्लेइंग द गोरिल्ला वॉरफेयर, फॉरेस्ट में ही रहते हैं, फॉरेस्ट में कब आते हैं कब जाते हैं पता ही नहीं चलता है। सो क्लीनिंग दैट ग्रीन पार्ट, तो हंटिंग इन द ग्रीन्स, तो इसलिए दिस ग्रीन हंट वाला थिंग। फिर इसी फेज में देर वॉज अ स्ट्रैटेजिक ब्लंडर ऑल्सो डन बाय द गवर्नमेंट। सल्वा जुदुम, सल्वा जुदुम में बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट बोलती है जो वहाँ के नॉर्मल ट्राइबल लोग हैं उनको बोलती है कि यार एक काम करो, यू डू द पब्लिक पुलिसिंग। पब्लिक पुलिसिंग एज इन वी विल गिव यू सम फैसिलिटीज एंड यू डू द जॉब ऑफ द पुलिस। आप बेटर अंडरस्टैंड करते हो, आप बेटर समझते हो, आपको टोपोग्राफी पता है, लोकेशंस पता है, अल्टीमेटली लोकल्स को ज़्यादा बेटर पता होता है, आर्म फोर्सेस से ज़्यादा अच्छा पता होता है। सो हमने क्या किया, हमने लोगों को हायर कर लिया टू डू द पुलिसिंग। अब स्टेट स्टेट नहीं सॉरी, तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वहाँ के ट्राइब्स को दे रही है गन, कि यू टेक द गन एंड यू फाइट द नक्सलाइट्स। अब दिस वॉज ऑब्वियसली अ बिग बिग ब्लंडर। इस पे कोई क्वेश्चन वेश्चन नहीं आएगा, एथिक्स में आप चाहो तो लिख सकते हो कि भाई आप, मतलब अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा हो अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन, तो इसराइल वाला इशू बताया था मैंने, वेयर आई टॉक्ड अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन सिविलाइज्ड मिलिट्री एंड मिलिटराइज्ड सिविलियंस। तो आप क्या बना रहे हो। सो इसमें फिर अल्टीमेटली होता ही है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है, आर्टिकल 14 बीच में आता है जहाँ पे बोलते हैं कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, कि यार एक इंसान जिसको आपने, दिस इज द पुलिस, इसको मिलती है सैलरी, इसको मिलती है नक्सलाइट से डील करने की ट्रेनिंग, इसको मिलती है पेंशन, एंड इट हैज़ मल्टीपल पर्क्स। आपने वही काम इस इंसान को दे दिया है, सैलरी उतने बराबर नहीं है, ठीक है, ट्रेनिंग तो है ही नहीं, पर्क्स वर्क्स तो भूल ही जाओ, कुछ नहीं है। तो अगर इन दोनों की ड्यूटी, इन दोनों का काम इज लाइक, देन दे शुड बी ट्रीटेड अलाइक, बट ये तो ट्रीट अलाइक नहीं हो रहे। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताता है एंड दिस गेट्स एंडेड। और फिर नाउ वी कम टू द फोर्थ स्टेज, द फोर्थ फेज, एंड विच इज द करंट फेज 2014 से टिल प्रेजेंट डे। सो इस फेज में तो अभी तो होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैज आल्सो डिक्लेयर्ड दैट वी आर माउस्ट फ्री। उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी आप जाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, तो देर इज़ अ मैप 2014 से 2026। सो 2014 में देखो ऐसा कुछ द इंडिया का मैप बताता है वहाँ पे। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, दिस वॉज द रेड कॉरिडोर अराउंड, सॉरी, सो वो जो इंडिया का मैप है ये वाला, यहाँ पे बताता है कि अराउंड 182 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड बाय दिस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। 2013 का मैप है ये।
एंड देन दिस दोज आर 26 का मैप, ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स, एक बीजापुर है एंड वन इज सुकमा। तो 182 से 2 डिस्ट्रिक्ट पे आ गया है। एंड द ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने तो डिक्लेयर कर दिया दैट इंडिया इज नाउ इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज अ नक्सलिज्म या माओइज्म फ्री स्टेट। तो द फोर्थ स्टेज इज बेसिकली इट मार्क्स द मूवमेंट, ये जो नक्सलिज्म वाला मूवमेंट है, ऑन इट्स लास्ट लेग। और टेक्निकली गवर्नमेंट के हिसाब से तो एलिमिनेट ही हो गया है। सो अब इसमें तो कुछ है ही नहीं। देर इज अ माओइस्ट टैक्टिकल रिट्रीट एंड द मूवमेंट इज ऑलमोस्ट डेड। ठीक है, तो वी सॉ व्हाट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। फर्स्ट पॉइंट हमने नोट्स में ये लिखा। देन सेकेंड पॉइंट इन द नोट्स वी रोट अबाउट द फेजेस ऑफ इट। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, ड्राइवर्स। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है इसको। आप जो मैंने बताया था, देर इज अ गवर्नमेंट डेफिसिट, द नक्सल विल गेन लेजिटिमेसी, then they will create a government deficit again, and then they'll again create a legitimacy। ये एक विशियस साइकिल है। ड्राइवर्स क्या थे? सोशल एक्सक्लूजन था भाई। SC ST एक्ट आप लाए, एनफोर्स नहीं किया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए, ग्राउंड लेवल पे वो एनफोर्स नहीं हुआ। साइकोलॉजिकली नेक्सल्स को एम्पावरमेंट हुआ, तो सोशल एक्सक्लूजन की वॉज अ ड्राइवर। देन फॉरेस्ट पॉलिसी, भाई आपने तो इसमें हरास ही कर दिया टेक्निकली जो ट्राइबल है उसको। तो दिस वॉज अ इशू। गवर्नेंस का इशू है कि पीपल्स कोर्ट रन हो रहे हैं आपके देश में। आपने इतना कितना जुडिशियल एलियनेशन कर दिया है। यू कैन राइट द वर्ड जुडिशियल एलियनेशन। इतना आपकी जुडिशरी से वो लोग एलियनेट हो गए कि पीपल्स कोर्ट सेटअप हो रहे हैं। सो दिस वॉज द इशू। देन डेवलपमेंट इशू है। एक काका कमेटी थी, इसको लिखते ज़ाज़ा हैं बट यू प्रोनाउंस इट दैट काका कमेटी। डिस्प्लेसमेंट का बताते हैं कि जैसे इंडिया की पॉपुलेशन मान लो 100% है, ट्राइबल्स होंगे कितना परसेंट उस टाइम पे? आई एम नॉट श्योर जब ये रिपोर्ट आई थी, बट सपोज हाइपोथेटिकली ट्राइबल्स आर 4%। मेरे हिसाब से तो इतने भी नहीं है, इससे भी बहुत बहुत कम है, बट 4% इज अ बिग नंबर। अब इंडिपेंडेंस के बाद जब डेवलपमेंट आया तो डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट हुए। तो 100 लोग थे पॉपुलेशन में, 100%, उसमें 4% ट्राइब थे। ये आप एक बार ट्राइब का नंबर चेक कर लेना, आई एम 100% श्योर इससे बहुत कम थे। देवर लेस देन 1% आई थिंक। मैं तो फिर भी बहुत 4 रख रहा हूँ जस्ट टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग। दिस डिस्प्लेसमेंट लेट डेवलपमेंट हैपेंड। तो मान लो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से 100 पीपल गॉट डिस्प्लेस। इस 100 में से 40 वर ट्राइब्स। 100% ऑफ पॉपुलेशन में से सिर्फ 4% है ट्राइब, लेकिन 100% ऑफ द पॉपुलेशन विच इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड उसमें 40% है ट्राइब्स। मतलब अगर 1 लाख लोग रह रहे हैं इस देश में तो देर आर 4000 ट्राइब्स, ऐसा मान लो आप, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। इन 1 लाख में से जब 100 लोग डिस्प्लेस होते हैं ना, तो 4000 में से 60 ट्राइब्स डिस्प्लेस हो जाते हैं और 1 लाख में से सिर्फ 40 लोग डिस्प्लेस होते हैं। सो यू सी दिस डिफरेंस। ये काका कमेटी की रिपोर्ट में था। सो दिस ऑल्सो एक्टेड एज अ ड्राइवर। देन सोशल इकोनॉमिक इशू, फोर्स लेबर मैंने बताया, मिनिमम वेजेस है, एक्सप्लॉइटेशन है, लैंड रिफॉर्म का, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का फेलियर है, लैंड रिफॉर्म का फेलियर है, लैंड टू द टिलर वाली बात जो थी हुई ही नहीं, इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट ओवर पावर कर गए। पुलिस और स्टेट का रिप्रेशन है, बहुत ब्रूटैलिटी भी हुई है और कोई जस्टिस मिला नहीं। सो इस वजह से देयर वाज अ इशू। नाउ फोर्थ पॉइंट, अब इसको काउंटर कैसे किया? हाउ यू काउंटर? मैंने एक अप्रोच तो आपको बता दी थी, D² to C²। D² में मैंने आपको सारे इश्यूज बताए थे, C² में मैंने आपको सोल्यूशंस बताए थे कि टैक्टिकल कंटेनमेंट से आप स्ट्रक्चरल डिसइंटीग्रेशन करो, इनके लीडरशिप को एलिमिनेट करो, इनके कार्डर्स को खत्म करो। फिर 3C लाओ, कनेक्टिविटी लाओ,
मोबाइल कनेक्टिविटी दो, फाइनेंशियल कनेक्टिविटी दो, रोड कनेक्टिविटी दो, कनेक्टिविटीज दो। फिर दो तरीके की आप अप्रोच रख सकते हो। एक, यू ब्रिंग पीस थ्रू डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट, कि यार जो नक्सलाइट है उसको बोलो भाई सरेंडर कर दे, तू सरेंडर करेगा, हम तुझे सरेंडर करने में पैसे देंगे कि जाके इसके बाद अपना जीवन अच्छे से जी लेना, कुछ बिजनेस सेटअप कर लेना। एक अप्रोच ये हो गई है कि डिप्लोमेसी करनी है, एंड दूसरी अप्रोच ये है कि तुम गन उठाओ, तुम्हें अभी एलिमिनेट कर देते हैं। ये दो अप्रोचेस रखनी है। सो यू हैव टू फोकस ऑन सिक्योरिटी, इसको काउंटर करने के लिए फोकस ऑन सिक्योरिटी, फोकस ऑन द डेवलपमेंट, और अगर कोई लेजिटिमेट ग्रीवेंस है तो प्लीज एड्रेस देम before it again give legitimacy to someone who solves or resolves them by violence। तो ये हमें ब्रॉड अप्रोच रखेंगे तो वी कैन काउंटर दिस। अब कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हैं, वो मैं बता देता हूँ, तीन चार बता दूंगा, बाकी इफ़ यू वांट मोर तो आप उसको वहाँ पे उधर से भी देख सकते हो, गूगल वूगल कर लेना। मिनिमम एक आंसर में कितनी, चार पांच ही लिख पाओगे, उतनी बता दे रहा हूँ। ये जो रिहैबिलिटेशन करवाना है इन लोगों का ऑफ द मिलिटेंट, इसके लिए वी हैव अ स्कीम नोन एज सरेंडर कम, इसके लिए हमारे पास है सरेंडर कम रिहैब पॉलिसी। सरेंडर करो, पैसा देंगे, इन्वेस्ट करना, अपना बिजनेस स्टार्ट करना, एक नॉर्मल अच्छी लाइफ जीना। फिर फिनेंशियल मेजर्स हमारे पास हमने कुछ लिए हैं गवर्नमेंट ने। फिनेंशियल मेजर्स, सबसे पहला चीज़ तो है कि भाई फिनेंशियल इंक्लूजन करो। फिनेंशियल इंक्लूजन कैसे करोगे, वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ पहुँचाओ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने 6,000 से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस भी खोले हैं वहाँ पे टू प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटीज़। 6,000 पोस्ट ऑफिस खोले हैं। देन सोशल मेजर्स में तो अनगिनत है। यू हैव द प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना, यू हैव द पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, यू हैव द एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है आपके पास। देन यू हैव द ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ये सब है, टाइप है। देन इंस्टीट्यूशनल मेजर आप क्या कर सकते हो कि एक यूनिफाइड कमांड बना दो। यूनिफाइड कमांड, ये जो कॉरिडोर था, जो रेड कॉरिडोर था, अब ग्रोथ कॉरिडोर बन रहा है, इसमें यू हैव छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन सब के बॉर्डर्स इन्वॉल्व हैं। तो इन तीनों स्टेट्स को आप इन्वॉल्व करो ना साथ में टू टैकल दिस। तो मल्टी एजेंसी सेंटर बनाओ, स्पेशल फोर्सेस लाओ। फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए आपके पास क्या क्या प्रोग्राम है, आप स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस ले आ दो, आप कुछ मोबाइल टावर्स वहाँ पे लगाओ, रोड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेशल प्लान्स लाओ कि वहाँ पे पुलिस स्टेशन हों, प्रॉपर फैसिलिटीज़ हों, वो सब करो। सो ऑल दीज आर बेसिकली और मेजर्स डन बाय गवर्नमेंट। इसमें एक केस स्टडी है विच यू कैन quote. The case study is a nice one. The case study is of the basically छत्तीसगढ़ में there is a नियत निलनर योजना। छत्तीसगढ़ में you have the, अब कैसे प्रोनाउंस करते हैं आई डोंट नो, नियत लिनर योजना। What this means is, this means your good village। इसमें क्या करते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग बेसिक एम्यूनिटीज एंड गवर्नेंस टू नक्सल विलेजेस ऑफ बस्तर टू फाइट दिस नक्सलिज्म का इशू, एंड टू इंश्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा नक्सलाइट्स सरेंडर्स एंड देन गो थ्रू अ रिहैबिलिटेशन प्रोसेस एंड लिव एज अ गुड एंड नाइस सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये आप नियाद निलार निलनर योजना ऑफ छत्तीसगढ़, यू कैन राइट दिस। छत्तीसगढ़ में एक और है, यू हैव दिस एलवाद पंचायत अभियान। इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर इफ एनी पंचायत इज डिक्लेयरिंग इटसेल्फ एज फ्री फ्रॉम माओइज्म, आप उनको 1 CR दे दोगे कि ये लो 1 करोड़ रुपए, वर्थ कंस्ट्रक्टिंग एनीथिंग। आप अपने यहाँ रोड बनवा लो, पार्क्स बनवा लो, कुछ हॉस्पिटल स्कूल बनाना है, 1 करोड़ दे रहे हैं, जो बनाना है बना लो।
अगर आपने अपनी पंचायत को माओइस्ट फ्री करा डाला है तो। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड गुड इनिशिएटिव। देन अच्छा, ये जब मैं फेजेस पढ़ा रहा था, तो फेजेस में ही ये जो एक मैप मैंने बताया था, इसमें कुछ ऑपरेशंस हम लोगों ने कभी कभी किसी किसी टाइम पे किए हैं। तो जैसे छत्तीसगढ़ वाले रीजन में यू हैव द ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। देर इज लेस चांसेस ऑफ क्वेश्चन आना। छत्तीसगढ़ में एंड तेलंगाना में भी द फोर्सेस डिड दिस ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन। देन झारखंड वाले रीजन में वी हैड दिस डबल बुल नाम से एक ऑपरेशन किया था, बेसिकली टू एलिमिनेट दिस नेक्सलिज्म वाला इशू। सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ एक्शंस हैं, सो इसी तरीके के कुछ एक्शन है। अब इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स, जैसे हमने एथिक्स में भी पढ़ा था स्टेक होल्डर अप्रोच से, कितने नंबर का पॉइंट है ये, 6 पॉइंट, 6 पॉइंट ऑफ योर नोट कि स्टेक होल्डर इशू, स्टेक होल्डर अप्रोच लगाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का काम क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया, उन्हें क्या करना है। एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूशन को क्या क्या करना था, उसने कैसे कोर्स करेक्ट किया। एफ आर ए 2006 ये आया, इसने बहुत सारी चीज़ें सही करी। वो एक स्टेक होल्डर था, उसने चीज़ें सही करी। गवर्नमेंट पर्सनल ने क्या किया कि एक पनिशमेंट पोस्टिंग सिंड्रोम है, उसकी तरह मत देखो आप इस एरिया को, बट सी इट एज अ ड्यूटी। तो ये भी एक स्टेक होल्डर है, इसको ही शुड सी दिस एज अ ड्यूटी। थोड़ा सा एथिकल एंगल है इसमें। देन लोकल बॉडीज ले आ लो भाई, वो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, पंचायती राज एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया, ये सब भी तो करो। तो दीज आर द स्टेक होल्डर्स, पता होना चाहिए। सो जस्ट it's good that you should know this thing. Okay, so I think this is it for this one. We have discussed this whole issue comprehensively. ये अच्छा, इसमें फिफ्थ शेड्यूल जैसे होता है, फिफ्थ शेड्यूल का भी एक इशू है, वो भी डिस्कस कर देता हूँ। कि फिफ्थ शेड्यूल में बेसिकली होता यह है कि गवर्नर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि सेंटर के जो भी लॉ लग रहे हैं स्टेट में, तो ट्राइबल एरिया में लगे उससे पहले आप इनको देख लीजिए। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती हैं जो ये चीज़ देख लें कि ये जो लॉज हैं ये यहाँ पे एग्जैक्टली exactly ऐसे ही लग जाने चाहिए या कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता तो ये सब सही रहता, और इसकी रिपोर्ट आप भेजो प्रेसिडेंट को, और फिर सेंटर डायरेक्शंस देगी कि भाई वहां पे वो लॉ नहीं लगाना है या मॉडिफाई करके लगाना है। इशू क्या हुआ फिफ्थ शेड्यूल के साथ, गवर्नर जिसको ये काम दिया गया था उसके पास ऑफिस में जो स्टाफ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी होती है कि कौन लोग ये सब मॉनिटर करेंगे, वो कैपेसिटी लैक कर गई। ये जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाई, इनकी जो मीटिंग होती थी, दोज वर बेसिकली टोकनिस्टिक मीटिंग्स, सिर्फ चाय पे चर्चा करने आते थे ये लोग, चर्चा नहीं करते थे, चाय पी के चले जाते थे। लॉस दे बिकम इनकंसिस्टेंट विद द स्टेट लॉ। प्रेसिडेंट के पास जो रिपोर्ट्स जाती थी बहुत ही कैजुअल रिपोर्ट्स, बहुत ही इरेगुलर रिपोर्ट्स, ऑन ग्राउंड रियलिटी प्रेजेंट नहीं हुई, और फिर डायरेक्शंस उस हिसाब से सेंटर ने दिए नहीं। तो इट ऑल्सो ट्रिगर्ड थिंग्स, एंड इसका भी एक इशू बन गया। फिर फॉरेस्ट पॉलिसी जैसे हिस्टोरिकल इनजस्टिस तो ब्रिटिशर्स ने किया ही था। हमने क्या किया, हमने एफ जो लाए। अब एफ के लिए ना मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन सी दैट, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने डील कर रखी हैं कि व्हाट इज, देर आर सम अनडिफाइंड टर्म्स, देर इज सम कॉन्फ्लिक्ट विद FCA, देन इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, देन टाइटल यूज डेवलपमेंट मैनेजमेंट राइट्स में उन सब चीज़ों का है, ग्राम सभा एज अथॉरिटी, और फिर ये बहुत सारी चीज़ों का वायलेशन भी है। सो दैट यू कैन लुक एट दैट वीडियो, FRA वाला, इन्वायरमेंट के सेक्शन में होगा आई थिंक। या फिर अगर आपके पास खुद के भी कुछ नोट्स हो तो यू कैन कोरिलेट दिस FRA वाला इनजस्टिस का इशू, हाउ इट ट्रिगर्ड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। बाकी अभी आंसर लिखने के लिए तो आप एक लाइन खुद से ही लिख सकते हो कि द फॉरेस्ट पॉलिसीज ऑल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ट्रिगरिंग द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अल्टीमेटली वही, दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। अभी करंट स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस इज कि ये जो अभी 31 मार्च, अच्छा ये एक पॉइंट लिख ही लो,
सेवेंथ पॉइंट, एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास कि करेंट स्टेटस क्या है। भाई करेंट स्टेटस ये है कि दिस 31st March 2026 we have discussed, we have declared India as Nexel free, और इसमें ऑनरेबल होम मिनिस्टर सेट कि इंडिया इज नाउ Nexel free. So this you can write, this is the current status कि हमने डिक्लेयर कर दिया है कि वी आर नक्सल मुक्त भारत है हम, एंड वी हैव अचीव्ड द नक्सल मुक्त भारत। सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं विच आर अफेक्टेड बाय इट, एंड नाउ आवर अप्रोच विल बी to convert these red corridors to transform them into ग्रोथ कॉरिडोर्स बनाना है इनका। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन पीएम जनमान योजना मैंने आपको बताई, देर आर मल्टीपल स्कीम्स एंड देर आर मल्टीपल इनिशिएटिव्स विच आर गोइंग ऑन। फिर मैंने कुछ आपको केस स्टडीज भी बताई थी। ओके, सो आई थिंक दिस मस्ट बी this is where we should stop, and yeah, that's it for this topic. Thank you.